हाय फ्रेंड्स। तो वेलकम एक बार फिर से आप सभी का। हमारा आज चैप्टर 3 रहने वाला है हिस्ट्री का। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, ये चैप्टर जो कि हमारा जो मध्यकालीन भारत जो मिडिवल इंडिया है वो उसकी हिस्ट्री स्टार्ट हो रखी है क्लास 7th में। तो इससे पहले हमने चोल वंश के बारे में और जो क्षेत्रीय राजवंश थे उनके बारे में जाना था कि गुप्त वंश के टूटने के बाद जैसे कई सारे जो क्षेत्रीय राजवंश थे उनके बारे में हमने चैप्टर सेकंड में जाना था। अब ये जो चैप्टर है थर्ड, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम 12वीं से 15वीं शताब्दी के बारे में दिल्ली, मतलब इसमें मेनली जो ये जो दिल्ली सल्तनत के बारे में इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में जो अनेक वंश हुए दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत मुगलों से पहले जो जो थे, जैसे तोमर, चौहान, जैसे ऐबक वंश, तुर्की जो शासक थे, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग तो है ही, इसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें दिल्ली सल्तनत को लेके मतलब 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक मतलब 300 सालों का इतिहास है मिडिवल इंडिया का। तो बहुत सारे इसमें फैक्ट आएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को इंटरेस्टिंग तरीके से, जैसे हर चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से। तो स्टार्टिंग में क्या है हमारे, जो हमने अध्याय 2 में देखा था कि कावेरी डेल्टा कहाँ था, जो दक्षिण भारत में था। तो कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। मतलब बड़े राज्य कौन, जैसे चोल जो वंश था लगभग 5 शताब्दी तक शासन किया था। वहीं राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार हो गया, ऐसे पल्लव जो राष्ट्र थे, बड़े बड़े राज्य धीरे धीरे स्टार्ट होने लग गए थे बनना। और किसी राज्य का जिक्र, मतलब ऐसा कोई भी राज्य उस टाइम पे, मतलब पिछले ऐसे ये जो क्षेत्रीय राज्य जो हमने पढ़े थे पिछले चैप्टर में, उसमें ऐसा कोई भी राज्य नहीं था जिसमें दिल्ली के बारे में जिक्र किया, जिक्र मतलब राजधानी बनाया हो। तो ये क्योंकि ये जिक्र क्यों नहीं आया, क्योंकि जो दिल्ली है ना वो एक महत्वपूर्ण शहर कब 12वीं जो सदी थी, 12वीं जो शताब्दी थी उससे, तोमरों के नाम से, जब तोमर वंश आए थे उन्होंने दिल्ली को बसाया था 12वीं सदी में, तब से दिल्ली महत्वपूर्ण होने लगा था। तो तालिका एक पर नजर डालिए। तालिका एक में वंशों के बारे में दे रखा है, अलग अलग वंशों के बारे में कि कब कब कौन कौन दिल्ली में शासन किया। तो जो तोमर थे, जो अंगद पाल जो तोमर था, उन्होंने मतलब दिल्ली को बसाया था। दिल्ली को किसने बसाया था, एक क्वेश्चन आ जाता है। तो अनंग पाल जो थे तोमर वंश के, उन्होंने 1130 में दिल्ली को बसाया था। और ये 1130 से 1145 तक अनंगपाल ने, और शेष जो 20 साल 1165 तक तोमर राजवंश रहा दिल्ली में। इसके बाद 65 से और 1192 तक चौहानों का, पृथ्वीराज चौहान जो मेन राजा थे, स्टार्टिंग चौहानों के जो वंश की स्टार्ट हुई थी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा दिल्ली सल्तनत में। तो इसके अलावा 1192 से 1206 के बीच अनेक ऐसे जो ये चौहान राजा आए, जो महत्वपूर्ण था उसका नाम इसमें दे रखा है। इसके और के बारे में डिटेल्स में हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। तो ये एक चार्ट है जिसमें मोटा मोटा दे रखा है कि कब से कब तक कौन कौन से वंश आए और कब से कब तक। इसके बाद प्रारंभिक तुर्की शासक जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, उन्हें 1206 में ऐबक वंश की स्थापना, 1206 से और 1290 तक, मतलब कि 84 साल तक ऐबक वंश रहे, तुर्की वंश रहे। उसके बाद में मतलब इस बीच में 1206 से 10 तक कुतुबुद्दीन ऐबक, 10 से 36 तक शमसुद्दीन इल्तुतमिश जिसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, जो 4 साल के लिए दिल्ली सल्तनत की राजा बनी थी, शासक बनी थी। उसके बाद गयासुद्दीन जो बलबन, चूंकि बलबन ने अपने वंश का नाम भी आफरासियाब वंश रखा था अपने नाम, अपने जो वंश का नाम था बलबन। जैसे लो एम रफ्त की नीति अपनाने वाला शासक। तो ये महत्वपूर्ण राजा थे जो तुर्की शासक 1206 से 1290 के बीच में। इसके बाद में 1200 जो 90 है उसमें जो खिलजी वंश की शुरुआत हो जाती है। जलालुद्दीन जो खिलजी थे वो, उन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट उसके बाद में जो अलाउद्दीन जो खिलजी थे, जो 1296 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करते रहे। खिलजी वंश रहा 1320 तक, 1320 से 1414 तक। तुगलक वंश रहा लगभग 94 सालों तक, तुगलक वंश, जिसमें 3 मुख्य राजा जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक अंतिम 1188 तक था। उसके बाद में शेष अन्य जो राजा थे इन्हीं के वंश से संबंधित वो रहे। 1414 में फिर उनसे गद्दी छीन ली किसने, खिज्र खान ने, और सैयद वंश की स्थापना कर दी। और 1451 तक ये रहे सैयद वंशी। इसके बाद में 1451 से 1526 तक लोधी वंश रहा, जिसमें बहलोल लोधी का नाम लिख रखे हैं कि 1451 से 1489 तक
लगभग 38 साल तक शासन किया था, जो महत्वपूर्ण थे। और चूंकि 1526 में फिर मुगलों की एंट्री हो गई थी, और जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। तो ये एक मोटी मोटी एक खाका तैयार कर रखा है, खाका दे रखा है कि मतलब कितने वंश आए दिल्ली सल्तनत में, कैसे कैसे कितने कितने दिन तक, मतलब कितनी तिथि तक उन्होंने शासन किया। इनके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे इस चैप्टर में। तो तालिका एक पर नज़र हमने डाल ली। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस राज्य की सॉरी, पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के जो चौहान थे, अजमेर के जो चौहान, जिनको पहले चाहमानों के नाम से भी जाना जाता था, ने परास्त कर दिया। कब? 12वीं सदी में। क्योंकि हमने देखा था कि जो पृथ्वीराज जो चौहान थे, उन्होंने 1165 में दिल्ली की गद्दी तोमरों को हरा करके ग्रहण कर ली थी। तो तोमरों को हराकर 12वीं सदी में अजमेर के चौहानों ने मतलब परास्त कर दिया था तोमरों को। और देन चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी। मतलब व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र जो दिल्ली किनके शासनकाल में बनी थी? तो दिल्ली बनी थी चौहानों के शासनकाल में बनी थी। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। मतलब चौहानों के टाइम पे इस शहर में जो दिल्ली था उस टाइम पे, उसमें उस टाइम पे जैन व्यापारी रहते थे बहुत सारे, जिनके अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। इन जैन जो शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। और यहाँ देहली वाला कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। देहली वाला के नाम से सिक्के ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलित थे। चौहानों की बात हो रही है। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं सदी के आरंभ में, मतलब प्रारंभिक जो तुर्की जो शासक हैं, उनकी तुर्की जो शासक जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के काल से, दिल्ली का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, जिन्होंने 1206 में दिल्ली की गद्दी मिली थी। लेकिन जो दिल्ली का वास्तविक जो शासक है, वो कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। इल्तुतमिश नहीं खींचेगी, डिलीट कर दें। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, जब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी संभाली थी, तो उसको दिल्ली सल्तनत की शुरुआत माने। मतलब दिल्ली के सल्तनत के जो आरंभिक शासक हैं, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के जो प्रारंभिक शासक, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि दिल्ली के वास्तविक शासक के रूप, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक शासक के रूप में किसको जानते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और इस उपमहाद्वीप में बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। मतलब इनका जो राज्य था दिल्ली सल्तनत के, पूरे भारतीय महाद्वीप में बहुत बड़े भाग में फैला हुआ था। उन 5 वंशों की पहचान की जो दिल्ली की सल्तनत में, मतलब ये चार्ट दे रखा है, इसमें 5 जगह है। ये एक तो फिरोजाबाद हो गया, फिरोज शाह कोटला, हौज खास, तुगलकाबाद, और यहाँ जो कुतुब मीनार बना हुआ है, हौज ए सुल्तानी, दिल्ली एक होना, ये जगह है जो दिल्ली सल्तनत में पड़ती थी। और ये उपमहाद्वीप के बहुत लंबे क्षेत्र में फैला हुआ था दिल्ली सल्तनत। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वह सुल्तानों के अनेक नगर बसाए। वहाँ इन सुल्तानों ने बहुत सारे नगर बसाए थे, जैसे इसमें देख रखे हैं। उस दिल्ली के अंतर्गत तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, और ये सारे हौज खास, ये सारे उन उस टाइम पे जो ये सुल्तान थे, इनके द्वारा ये बसाए गए थे। देखकर दिल्ली एक कोहना, सीरी और जहांपना को पहचानिए। ये तो हमने देख लिए सारे। तालिका एक ये हमने देख ही चुके हैं कि 6 वंश लगभग, तोमर, चौहान, वहीं तुर्की वंश आए, खिलजी, तुगलक और सैयद वंश, इमलोदी वंश, ये आए। इसके अलावा सुल्तानों के अधीन दिल्ली, सुल्तानों के अधीन दिल्ली, ये जो हमारा सब टॉपिक है, इसमें क्या बताया गया? इतिहास, तारीख, ये एक वचन के सेंस में तारीख और बहुवचन के सेंस में तवारीख। एक मतलब एक इतिहास क्या है, तारीख है, तवारीख है, जो सुल्तानों के शासनकाल में शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी जो भाषा थे उसमें लिखे गए थे। ये इतिहास जो भी था सुल्तानों का। ये जो तवारीख थे, इनके लेखक कौन होते थे? सचिव होते थे या फिर प्रशासक।
कवि होते थे या फिर दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासक संबंधित सलाह भी देते थे। मतलब जो शासक उस टाइम पे शासन करता था, उसको प्रशासन करने में जो क्या उचित क्या अनुचित हो सकता है, इस चीज़ की सलाह भी ये जो तवारीख लिखते थे, जो इतिहास लिखते थे, ये लोग देते थे। और ये फारसी में लिखते थे। उस टाइम जो प्रशासन होता था ना, वो फारसी भाषा में होता था। शासकों को ये न्याय संगत शासन के में महत्वपूर्ण बल देते थे, मतलब कि ताकि जो राय इसलिए देते थे कि जो शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था जो शासक चला रहा है वो न्याय संगत हो। न्याय चक्र क्या था? 13वीं सदी में इतिहासकार एक फक्र मुदब्बिर ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। और वेतन कहाँ से आता है? वेतन किसानों से एकत्रित किए जा गए राजस्व से आता है। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल होंगे, प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय एवं ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। मतलब इन्होंने डॉट कनेक्ट कर रखे हैं कि राजा सैनिकों के बिना, और सैनिक हैं जो वेतन के बिना, और वेतन किसानों से आता है। किसान कब वेतन देंगे, कब खुश रहेंगे? जब उनको मतलब राजा जो न्याय हो, प्रशासन में ईमानदारी से शासन करे, तब वो मतलब वो खुश रहे, खुशहाल रहे, तो वे राजस्व दें, जिससे राजा का शासन, मतलब मेनली देखे तो राजा के शासन को सीधे किसानों और जो उन किसानों के साथ जो व्यवहार, मतलब सबसे नीचे से नीचे तबके के साथ भी जो एक सम्मान पूर्वक न्याय संगत व्यवहार की बात की गई है, उससे जोड़ा गया है। ये कुछ बातें ध्यान में रखे, ये कुछ और बातें ध्यान में रखे। तवारीख के जो लेखक थे, इतिहास जो लिखते थे, कि नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, कि कुछ शायद कुछ गांव में भी रहते हों। और वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए किस लिए लिखते थे? मेनली उनसे ढेर सारे इनाम लेने के लिए, इकराम पाने की आशा में, इनाम इकराम पाने की आशा, ताकि उनको कुछ गिफ्ट वगैरह मिल सके, कुछ भूमि वगैरह मिल जाए। तो इसके लिए वे ये इतिहास लिखते थे, ये तवारीख लिखते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। और उनके विचारों में ये सारे लोग मतलब ये इनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। और ये मतलब आदर्श समाज किसको मानते थे उस टाइम पे? जो जो तवारीख जो लिखते थे, वो राजा को जन्म सिद्ध अधिकार, मतलब जन्म के आधार पर उनको ये अधिकार मिला। जो मतलब जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब क्या है? जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को, जो कुलीन जन्म व्यक्ति हैं, जो कुलीन वंशों में जिन्होंने जन्म लिया है, वे कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में उनको मिलता है। मतलब अगर वे अ, उन जो व्यक्ति हैं, जो कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने खास परिवारों में ही जन्म लिया है, तो ये उनको अधिकार हैं जो उनको विरासत में मिले हैं। ये विशेष अधिकार उनको जन्म सिद्ध अधिकार हैं। ये कौन? ये जो तवारीख लिखने वाले जो लेखक होते थे, वे राजा को आदर्श समाज के लिए जन्म सिद्ध अधिकार की मतलब की बातें करते थे। इसके अलावा उन्होंने लिंग भेद की बात की है। लिंग भेद की बात इस सेंस में की है कि जो पुरुष होते हैं उनको स्त्रियों से मतलब ऊपर रखा है समाज में। स्त्रियों एवं पुरुषों के बीच सामाजिक और जो शारीरिक संरचना संबंधित, जो शारीरिक जो रचना होती है, एक तो बनावट बायोलॉजिकल, एक होता है सोशल स्तर पर, समाज के स्तर पर जो भी अंतर होते हैं ना, उसको लिंग भेद बोलते हैं। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ये जो अंतर हैं समाज के स्तर पर और उनके शरीर के स्तर पर, इन अंतरों के कारण जो पुरुष हैं स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लिंग भेद। और इन दोनों के आधार पर जो लेखक थे वो राजा को आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। अब ये अगर ये दोनों बात होती हैं, इसीलिए तो उनके विचारों को ज़्यादा लोग नहीं मानते थे, क्योंकि स्त्रियां इनके विचारों को क्यों मानेंगे? क्योंकि ये सरेआम मतलब यहाँ सीधे सीधे भेदभाव की बातें कर रहे हैं स्त्रियों से। तो बहुत से लोग ऐसे थे जो इनकी बातों को नहीं मानते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की जो बेटी जो थी, रजिया सुल्तान, वो सिंहासन पर बैठी थी। और उस युग में एक इतिहासकार थे, कौन? मिनहाज ए सिराज। उन्होंने ये स्वीकार किया कि वे जो रजिया सुल्तान थी, वे उसके जो सभी भाइयों में सबसे योग्य थी राजा बनने के लिए और सबसे सक्षम थी। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। मतलब उन्होंने ऐसा लिखा कि जो रजिया सुल्तान है, उसमें उसके जो सभी भाई थे, उन्होंने उसके जो सभी भाइयों में सबसे योग्य जो सबसे सक्षम कोई राजा बनने के लिए उस टाइम था, वो थी रजिया सुल्तान। और उन्होंने ये बताया कि उसके मतलब जो लाइन ये लिखी थी कि सबसे योग्य एवं सबसे सक्षम थी, उसके एंड में ये लिखा हुआ था कि सिवाय सिवाय कि वह एक स्त्री थी। मतलब ये जो मिनहाज इस राज जो इतिहासकार थे, ये उसको
रानी के रूप में एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते थे कि वो एक स्त्री मतलब स्त्री थी शासक के रूप में, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। मतलब उस टाइम पे जो भेदभाव लिंग लिंग भेद है उसको दर्शाता है ये। और ये सिर्फ 4 साल रह पाई थी, 1240 में उनको हटा दिया गया था। मतलब वो एक विद्रोह का दमन करने के लिए गई थी, तो उनकी हत्या कर दी गई थी हरियाणा के एक स्थान पर। रज़िया के विषय में मिन्हाज के विचार अन्य महत्वपूर्ण भारतीय, मतलब क्या लिखा था मिन्हाज सिराज, इसमें लिखा हुआ है मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। मतलब कि जो स्त्री हो पुरुष के अधीन हो। ये कौन सोचता था? ये मिन्हाज ए सिराज सोचता था। और जो रानी का जो शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था, क्योंकि अगर रानी शासक बनती थी, रानी राजा बनती थी, तो सारे पुरुष उनके विरुद्ध मतलब उनके अधीन आ जाते थे। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, किनका? रजिया का। ये मिनहाज जो सिराज है उनकी वाणी है। और इसलिए इतनी शानदार खूबियों में भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? रजिया ने अपने लेखकों एवं सिक्कों पर साफ साफ अंकित करवाया था कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हैं। और मतलब और एग्जाम्पल देके समझाया है कि उसके बाद में एक रानी हुई आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र की, काकतीय वंश की रानी थी जिनका नाम था रानी रुद्रमा। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब तक ये रानी रही ना, तो इनका व्यवहार रजिया सुल्तान से विपरीत था। विपरीत किस सेंस में कि ये कुछ भी जो अभिलेख वगैरह लिखाती सिक्के, उनमें खुद को पुरुष के रूप में होने का भ्रम पैदा करती थी। मतलब ऐसे झूठे अभिलेख लिखाती थी कि जैसे जनता को लगे कि वो पुरुष है। इस सेंस में वो भ्रम पैदा करते थे कि शासन कोई रानी नहीं कोई राजा चला रहा है। एक और शासक महिला थी कश्मीर की रानी दिद्दा। रानी जो दिद्दा थी 980 से 1003, तो इनको दीदी या बड़ी बहन से इनका नाम रानी दिद्दा निकला। ये जाहिर है कि बड़ी बहन से इनको दिद्दा कहा जाता, तो जाहिर है कि ये अपने प्रिय रानी ये अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। जाहिर है कि प्रजा के द्वारा दिया गया होगा ये स्नेह बड़ी बहन के रूप में रानी दिद्दा को। तो ये इस लिंग भेद को दर्शाने वाले कुछ एग्जाम्पल थे। खिलजी खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नजदीक से एक नज़र में, मतलब खिलजी वंश जो जलालुद्दीन खिलजी और जो और तुगलक जो वंश था उसके अंतर्गत प्रशासन कैसे चलता था उसके बारे में हम समझने वाले हैं अब नेक्स्ट जो टर्म बनी। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य में समेकन के लिए विश्व सैन्य सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली में जो आरंभिक सुल्तान थे जैसे इल्तुतमिश जो होगी, इल्तुतमिश जो ऐबक से संबंधित थे, और उन्होंने ये क्या करते थे, सामंतों एवं जमींदारों के स्थान पर किन लोगों को बड़े अधिकारों पर मतलब बड़े पदाधिकारियों के रूप में नियुक्त करते थे? एक विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करते थे। मतलब जो विशेष जो पद दिए जाते थे, जो सूबेदार का पद था, वो अपने गुलाम जो इनके द्वारा ये इनकी सेवा के लिए सैनिक सेवा के लिए खरीद लेते थे कुछ लोगों को, और उनको ये नियुक्त करते थे कि जो कौन? इल्तुतमिश। और उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर भी काम दिया जाता था। काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। मतलब गुलाम खरीदे जाते थे और फिर उनको प्रशिक्षित किया जाता था, और राज्य के जो बड़े अधिकारी बड़े जो पद थे राजनीतिक पद, उन पर काम करने के लिए इनको ट्रेनिंग मतलब स्किल्ड किया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था। ये चूंकि पूरी तरह से अपने मालिक पर डिपेंड होते थे, तो सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो जाता था। चूंकि इनको खरीद लिया जाता था, इनका किसी से कोई मतलब नहीं था, ये केवल राजा पे डिपेंड करते थे, अपने मालिक पे डिपेंड करते थे। वो इनका खाना पीना भरण पोषण सब वो करता था। इसलिए ये बिलीव रखते थे राजा में, और राजा इन पर बिलीव रखता था और इनको ऊंचे पद देता था, ऊंचे पदों पर बैठा देता था। बेटों से बढ़कर गुलाम। मतलब एक कहीं लिखा हुआ था किसी अभिलेख में कि जिस तरह सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा, सुल्तानों को सलाह दी जाती थी जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी योग्य एवं अनुभवी गुलाम मिलता था। बुद्धिमानों का कहना था कि योग्य एवं अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। मतलब कुछ जो गुलाम थे उनको बेटे से भी बढ़कर माना जाता था, जो योग्य होते थे। आश्रित का मतलब होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उसको आश्रित बोलते हैं। खिलजी तुगलक शासक जो बंदगाह का इस्तेमाल करते थे, बंदगाह शासक, बंदगाह का मतलब क्या था, और साथ ही अपने पर जो आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते थे। तो ऐसे लोगों को सेनापति बनाते थे, सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। लेकिन जो इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होती थी। राजनीतिक अस्थिरता किस सेंस में? जब छोटी जाति के लोगों को भी, जो निम्न जाति कही जाती थी उस टाइम, जो इन पर आश्रित थी, उनको भी ये ऊंचे पदों पर, कौन कौन? खिलजी वंश एवं तुगलक वंश के जो शासक थे ये लोग
और गुलामों को भी। अब इससे होता क्या था कि गुलाम और जो आश्रित थे, जो इन राजा पर आश्रित रहते थे, जो गुलाम थे, ये क्या करते थे, जिस टाइम पे जिन जिन लोगों ने इनको हायर, मतलब जिन लोगों ने इनको पद दिए हैं, उनको जो मतलब अपने जो मालिक थे और जिनको जो संरक्षक देते थे, उनको के प्रति तो ये क्या रहते थे, वफादार रहते थे, मतलब अपना काम अच्छे ढंग से करते थे। मगर जब जैसे उनके उत्तराधिकारी आते थे, अगली पीढ़ी आती थी, तो उनके प्रति ये अच्छे से मतलब वफादार नहीं रहते थे। सुल्तानों के अपने खुद के नौकर होते थे। अब फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही वो मतलब अपने नए नए नौकर लेकर आएगा, उसे खुद के विश्वास पात्र नौकर वो रखता था। तो क्या होता था, जो पहले से जो नौकर थे, जो गुलाम थे, उनमें और जो नए आ गए उनमें टकराहट की स्थिति शुरू हो गई थी। सुल्तानों के द्वारा अब जो निचली जाति के लोगों को ऊंचे पदों पर रखने से अब जो ऊंची जाति के लोग थे उनको धक्का लगता था। फारसी जो तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की है। मतलब फिर वो जो ऐसा जो करते थे कि जो निम्न जाति के लोगों को ऊंचे पद देते थे, तो फिर उनकी जो तवारीख है, जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, जो अमीर हैं, तो वे आलोचना करते थे सुल्तान की कि ये गलत कर रहे हैं। मतलब एक सेंस में आलोचना का मतलब ये होता है कि उसकी अपोजिट अपोजिट जो सुल्तान के जस्ट अपोजिट बातें करते थे, जस्ट अपोजिट विरोध करते थे सुल्तान का। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, मोहम्मद जो तुगलक है उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। सुल्तान मोहम्मद जो तुगलक है उसने मतलब एक तो अजीज खुमार नामक कलाल है, कलाल किसको बोलते हैं, जो शराब बनाता और बेचने वाला। एक तो ये थे अजीज खुमार नामक, और तीसरा एक थे, दूसरे जो थे फिरोज हज्जाम, ये नाई थे। और मन का जो तबाक नामक बावर्ची, और जो लड्डा और पीरा नाम के जो मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया था। किसने, महमूद जो तुगलक ने। किसने, एक तो शराब बेचने वाले जो कलाल थे अजीज कुमार नामक, इसके अलावा एक नाई थे फिरोज अज्जाम, जिस टाइम नीची जाति कही जाती थी, और मनखा तबाक नामक बावर्ची जो थे, जो खाना बनाते थे, और लड्डा और पीरा नाम के जो माली जो थे, उनको ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। वहीं 14वीं शताब्दी में जो इतिहास इस टाइम इनके काल में, मतलब मोहम्मद जो तुगलक थे, इससे संबंधित जो इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी, उसने नियुक्ति का मतलब इनकी जो ये नियुक्ति की उसका उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक का नाश और शासन करने की असक्षमता के उदाहरण के रूप में किया है। कि मतलब जो एक मोहम्मद तुगलक ने ये जो काम किया था, इनको पदों पर बैठाकर जो छोटे काम करने वाले, उस टाइम पे कहे जाने वाले कि निम्न जाति के कहे जाने वाले लोगों को, तो इसको जो जियाउद्दीन बर्नी है उसको नेगेटिव पॉइंट के रूप में, राजा के प्रति मतलब विरोध का कोई पॉइंट के रूप में इसको एक्सेप्ट किया था कि ये राजा के विवेक का नाश, मतलब उसकी बुद्धि का नाश एवं शासन करने की असक्षमताओं का उदाहरण है। नेक्स्ट, पहले वाले जो सुल्तान हैं की तरह खिलजी और जो तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों की भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार नियुक्त किए जाते थे। जो जैसे इनसे पहले जो सुल्तान वगैरह रहते थे, वे जिस तरीके से छोटे छोटे मतलब क्षेत्रों के लिए जो सूबेदार नियुक्त करते थे, भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के लिए अलग अलग छोटे बड़े क्षेत्रों के लिए सूबेदार नियुक्त करते थे, उसी प्रकार से ये भी करते। और इन इलाकों को क्या कहते थे, ये जो क्षेत्र होते थे इनको इक्ता कहते थे, और इनको संभालने वालों को इक्तादार या मुक्ति। मतलब एक एक बड़ा राज्य है, एक बड़ा राज्य, उसमें छोटे छोटे इक्ता काट दिए जाते थे, इक्ता, इनको इक्ता बोला जाता था। और इनमें इनका जो काम इनका जो प्रशासन देखता था, इनका जो काम देखता था और कर वगैरह की वसूली करता था, उनको बोला जाता था इक्तादार या जो मुक्ति जो है, इनको अलग अलग सूबों में बांट दिया जाता था। तो जो ये मुक्ति जो थे, जो इक्तादार थे, अब इनका क्या फर्ज था, इनका फर्ज था कि जो सैनिक अभियानों का नेतृत्व करे। मतलब इनके पास क्या होते थे, खुद की एक छोटी सेना ये रखते थे अपने पास, और इनको जो एक तो राजस्व वसूली कर लेते थे अपने क्षेत्र की, और बदले में राजा भी कुछ दे देता था। और अब इनका फर्ज क्या होता था, इनका फर्ज ये होता था कि जब भी कोई युद्ध वगैरह हो, जब भी कोई युद्ध हो, तो राजा के साथ में ये अपनी सेना मतलब सेना का नेतृत्व करे, राजा की सेना का, अपनी सेना भी उसमें भेजे, और एकताओं को कानून एवं व्यवस्था बनाए अपने क्षेत्र में। तो इनका काम था ही कि अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखनी, और अपनी जो सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। कि ये जो राजा को सेवा देते थे, इसके बदले राजा क्या करता था, इनको जो इक्ता देता था, जो सूबा देता था, उनसे कर वसूली करते थे, और उसी से अपने जो सैनिक भी रखते थे ना, उनको वेतन भी दे देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी जो तरीका था वो ये था कि जो सूबेदार थे, जो इक्तादार थे, जो मुक्ति जो थे, चूंकि ये
राजा को यह डर लगता था कि ये कहीं मतलब राजा के विरोध में इतने शक्तिशाली होकर राजा का ही विरोध ना कर दे। तो इसके लिए राजा क्या उपाय करता था उस टाइम पे, वो करता था कि मतलब इनका पद वंश परंपरा न चले, तो इसके लिए उन्हें मतलब जो इक्ता देता था वो थोड़े थोड़े समय के लिए देता था, और जिसके बाद इसका हस्तांतरण कर दिया जाए। मतलब कि जो इक्ता देता था, जो एक क्षेत्र दिया जाता था किसी एक व्यक्ति को ऐसे लंबे समय के लिए वंशानुगत पदी, जैसे एक वंशानुगत बन जाए, ऐसा नहीं दिया जाता था इनके काल में दिल्ली सल्तनत। तो खिलजी, खासकर खिलजी और तुगलकों के काल में, मतलब थोड़े थोड़े समय के लिए कभी इसमें कभी उसमें, जैसे ट्रांसफर, जो हस्तांतरण जो है उस सेंस में इनको दिया जाता था, ताकि इन पर कंट्रोल रखा जा सके, इन इक्तादारों पर नियंत्रण रखा जा सके, राजा के विरुद्ध ना जा सके। सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों के द्वारा जो एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए, अब ये जो जितना भी राजस्व एकत्रित करते अपने अपने क्षेत्र में, उसके लिए राजा क्या करता था, प्रत्येक राज्य में जो उनके क्षेत्र में एक लेखा अधिकारी नियुक्त किए गए थे। और ये इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति के द्वारा जो निर्धारित कर ही वसूले, और तय संख्याओं के अनुसार सैनिक रखे। मतलब जितना एक जो इक्तादार है, जितना एक मुक्ति को राजा जितना संख्या तय कर दिया था कि जितनी मतलब राजस्व कितना वसूलना है और कितने सैनिक रखने हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं, मतलब ये इक्तादार अपने पर मतलब करप्शन तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए राजा क्या करता था, राज्य में लोक अधिकारी नियुक्त करता था इस इन लेखों की जांच पड़ताल के लिए। और दिल्ली के जो सुल्तान थे, वो अब चूंकि दिल्ली दिल्ली का जो क्षेत्र था, इनका जो राज्य पूरे उपमहाद्वीप में बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, तो इनका जो शासन था जो बाहर के इलाकों में कैसे चलता था, तो दूर आंतरिक इलाकों में भी अपने अधिकार में लाए। मतलब जैसे जो क्षेत्र इनके अधिकार में आए, उनके भूमि के स्वामी और जो सामंतों एवं जो जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य बाध्य कर दिया था। मतलब ये जो दिल्ली सल्तनत के जो तुगलक वंश और खिलजी वंश के जो शासक थे, इन्होंने क्या किया, जो सामंत व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था थी दूर दूर के क्षेत्र में शासन चलाने की, उनको कमजोर कर दिया। कमजोर किस सेंस में कि वो भी इसको हमेशा इनको ये डर लगा रहता था कि वो कहीं मतलब इतने शक्तिशाली नहीं हो जाएं कि राजा के विद्रोह मतलब विरुद्ध विद्रोह कर दे। तो इस सेंस में उन्होंने सामंतों को, इन जमींदारों को भी मतलब उनकी जो उनको पावर्स थी उनको कम कर दिया, उनको राजा के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण की, भूमि का कर निर्धारण की और उसका वसूली करने का काम जो था राजा ने अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे पहले क्या होता था कि जो सामंत लोग थे, जो अमीर जमींदार जो थे, वो कर का वसूली करते थे, भूमि का निर्धारण करते थे, राजा ने अपने कब्जे में ले लिया। अब ये क्या करते थे, जो सामंत और जो सामंत हैं, जो अमीर जमींदार है, ये क्या करते थे, इस ताने मतलब ये क्या करते थे, ये इस ताने सामंतों से कर लगाने का अधिकार इनसे छीन ही लिया था। बल्कि इनको ये भी था कि इनको भी कर देना पड़ता था, इन जमींदारों को, इन सामंतों को भी, स्वयं भी उन्हें कर चुकाने के लिए बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश का मतलब माप, भूमि की माप की, और इसकी हिसाब बड़ी सावधानी से रखा गया। कुछ पुराने एवं जमींदार राजस्व के निर्धारण एवं वसूली अधिकारी के रूप में, मतलब कुछ जो अब ये क्या करते थे, इनके अब जो सामंत जो थे और जमींदार जो थे, अब ये इनको अधिकार राजा के द्वारा छीन लिए गए, तो ये क्या करते थे, ये वहीं उसी राजा की सल्तनत में नौकरी करते थे। किसका, यही का कि वसूली का अधिकार और राजस्व के निर्धारण का अधिकार, मतलब राजा के अधीन रहकर ये नौकरी करते थे राजस्व वसूली के लिए, राजस्व का निर्धारण करने के लिए। क्योंकि जो कृषि पर जो कर लगाया जाता था ना, उसको खराज जिसको बोलते हैं, तीन तरह के कर लगाए जाते थे उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत में, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसानों की उपज पर लगाया जाता था और लगभग 50% होता था। खिलजी एवं तुगलक वंश का बात कर रहा है, ये लगभग 50% होता था कृषि की जो उपज थी उसका। और मवेशियों पर, पशुओं पर, घरों पर। इसके अलावा तीन अन्य प्रकार के कर भी इसमें वर्णन किया हुआ है, कि जो खुम्स, खराज देखा हमने, खुम्स क्या होता था, जो युद्ध करते थे और जो लूट का माल होता था ना, उसके ऊपर लगने वाला जो कर होता था, उसको खुम्स बोलते थे, खुम्स। जो युद्ध में लूट वगैरह करके लाते थे, उसमें जिसमें 1/5 भाग राजा सुल्तान का होता था, और शेष जो 4/5 भाग था, तो वो रखते थे, सैनिकों का होता था। मतलब कुल अगर एक मान ले, तो उसमें 1/5, उसका 5वां हिस्सा राजा का हो जाता था, 5 हिस्से कर ले, जो लूट का माल था उसमें एक हिस्सा राजा का, और शेष जो 4 थे वो सैनिकों के हो जाते थे। नेक्स्ट जो जकात धार्मिक कर होता था, धर्म के नाम पर जो कर लगाया जाता था, जो मुस्लिमों की जो भी आय थी उसका 2.5%, या मतलब जितना मुसलमान जितना कमाते थे, मान लीजिए वो 100 रुपये कमाते थे, तो उसका जो 2.5 रुपये जो था, वो उनको कर के रूप में देना पड़ता था।
मुस्लिम समुदाय को जो भी मतलब व्यापार करते होंगे तो इसका भी 2.5% ज़कात के रूप में, मतलब दूसरे सेंस में 1/40वां भाग, मतलब कि एक कोई मतलब 40 पार्ट में डिवाइड कर ले उनके जो जो उनकी आय थी उनको, तो एक भाग राजा का होता था, 1/40वां भाग। इस तरह से वो ज़कात लेते थे। और लोकप्रिय मतों के अनुसार आरंभ में पैगंबर जो थे उनके द्वारा इस ज़कात कर की शुरुआत की गई थी। और इन सभी मुस्लिमों के लिए इसको क्या था, जो ये ज़कात है इसको सभी मुस्लिमों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। और सल्तनत काल एवं मुगल काल में जो व्यापारियों ने मतलब जो ये व्यापारी आयात और निर्यात भी करते थे उनसे भी ज़कात वसूला जाता था। ये सल्तनत और मुगल दोनों काल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक तरह का चौथा जो कर था वो था जजिया। जजिया किस पर लगाया जाता था? गैर जो मुस्लिम थे उन पर लगाए जाने वाले कर था। और किस लिए लगाया जाता था, मतलब उनको जिम्मी बोला जाता, जिम्मी या संरक्षित नागरिक किसको, जो गैर मुस्लिम होते थे, कि उनको ये संरक्षण है, इनका संरक्षण, गैर जो मुस्लिम है उनको जो शासक कर रहे थे, जो मुस्लिम जो शासक कर रहे थे वो संरक्षित कर रखे हैं, इस नाम से उन्होंने जजिया कर लगाया जाता था गैर मुस्लिमों पर। हालांकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर में एक एक शासक के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कुछ शासक ऐसे भी थे जिन्होंने जजिया कर हटा दिया था गैर मुस्लिमों पर, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने मुसलमानों पर भी लगा दिया था। तो इसके बारे में हम जानेंगे आगे पढ़ेंगे। तो ये जो जजिया जो कर था ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, और जो नागरिक का दर्जा प्रदान करता था। मतलब कि अगर जो जजिया चुकाता था, जो गैर मुस्लिम था, उसको ये अगर ये जो चुकाता था कर, जिनको जिम्मी के नाम से जानते थे, उनको उनको नागरिक का दर्जा मिल जाता था। और दिल्ली सल्तनत काल में इसकी जो वसूली होती थी ना, खराज के साथ की जाती थी। किंतु जो FST जो था, फिरोज शाह तुगलक जो थे, फिरोज शाह जो तुगलक थे, वो इसका जो जजिया है इसका जो संग्रहण एक अलग रूप में, एक अलग कर के रूप में संग्रहित किया इन्होंने। किसको? जजिया को। तो हमने 4 प्रकार के कर देखे, खराज देखा, खुम्स देखा, इसके अलावा जक़ात देखा और जजिया, ये 4 प्रकार के कर अलग अलग देखे जो दिल्ली सल्तनत से और मुगल काल तक भी प्रचलित थे। इसके अलावा याद रखना, यह भी याद रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप का जो काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। ये हमने अभी देखा था, चूंकि एक क्षेत्र दिल्ली में थे सुल्तान, इसके अलावा उसका क्षेत्र जो था बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में। तो दिल्ली में, जैसे दिल्ली से यहाँ बंगाल पे आएंगे इस छोर पे, जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दक्षिण भारत की जब विदय के तुरंत बाद पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के जो मैदानी इलाकों में भी जो घने जंगल वाले क्षेत्र थे उनमें, जिनमें बैठने में सुल्तानों की सेनाएं अक्षम थी, मतलब ऐसे क्षेत्र भी थे जो गंगा के मैदानों में जो जंगल वाले क्षेत्र थे जहाँ राजा की जो सेनाएं थी वहाँ पहुँचने में सक्षम नहीं थी। उन स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों को अपना शासन जमा लिया, मतलब वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो शासक थे, उन्होंने अपने शासन घोषित कर दिया। कब? जब दक्षिण शासक जो थे दक्षिण क्षेत्र में, उन्होंने अपनी जो सल्तनत जो थी इस पर कब्जा कर लिया था, उस टाइम की बात है। अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक ने इन इलाकों पर जोर दबस्ती करके अपना अधिकार तो जमा लेते थे, लेकिन ये अधिकार कुछ ही समय के लिए रह पाता था, क्योंकि ऐसे इलाके थे जहाँ राजा की सेना नहीं जा सकती थी, या राजा की सेना मतलब स्किल्ड नहीं थी उन क्षेत्रों के लिए, तो उनको वहाँ के जो लोग थे मतलब ज़्यादा दिनों के लिए राजा को उस जगह का शासन बनकर रहने नहीं देते थे। सरदार और किलेबंदी, मतलब ये क्या है, ये कोई अभिलेख में लिखा हुआ है किसके द्वारा, ये जो इब्न बतूता है उसके द्वारा जो लिखा गया है। ये इब्न बतूता कौन था? ये अफ्रीका देश से आया हुआ था, मोरक्को का, जो 14वीं सदी में भारत आया था। तो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। इसने बतलाया कि जो सरदार होता था वो कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, या तो पहाड़ी इलाकों में उबड़ खाबड़ में और जो कभी कभी बांस की झुरमुटों में, मतलब बांस के घने जंगलों झुरमुटों में ये रहते थे। भारत में जो बांस बनता था वो पोला नहीं था। ये कौन कह रहे हैं? ये इब्न बतूता ने लिखा है। और यह बहुत बड़ा होता था बांस, इसके अलग अलग इससे आपस में इस तरह गुथे होते थे कि उन पर आग भी लग जाए ना तो उनका कोई असर नहीं होता था। कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे ये जो बांस। सरदार इन जंगलों में रहते थे, जो वहाँ के स्थानीय सरदार इन जंगलों में रहते थे, इन बांसों के भी ऊपर रहते थे, बांसों के बीच रहते थे। तो जो इनके लिए किले की जो प्राचीर का काम करता था, ये जो बांस थे जो जहाँ ये घर वगैरह बनाते थे, तो ये किले के रूप में काम करते थे, चारों तरफ दीवार के रूप में ये काम करते थे, ये प्राचीर के रूप में काम करते थे, ये बांस थे जो। और इस दीवार के मतलब पहले बांस वगैरह आ जाएंगे, बांस के बाद में यहाँ मवेशी रहते थे इनके, इन सरदारों के मवेशी रहते थे, यहाँ पर कृषि वगैरह उगा दी या फसल उगा दी जाती थी। इसके अलावा यहाँ पानी भरा होता था, नेक्स्ट में जहाँ वर्षा जल भरा होता था, अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था जहाँ वर्षा जल एकत्रित होता था।
इसलिए अब कोई भी किसी भी यहाँ पर राजा का महल हो गया, इस चारों तरफ से ऐसा ही सीन रहता था। अब कोई भी राजा को यहाँ पर आने के लिए पहले इन बांसों को, बांसों से फिर बाद में आगे गुजरना पड़ता था, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर के लिए मतलब कि अगर इनको हराना होता था ना, तो राजाओं को खास मतलब स्किल करके खास तौर पर उनको मतलब कि जो सेना होती थी उनको तैयार किया जाता था स्पेशल, और स्पेशल औजार तैयार किए जाते थे ताकि बांसों को काटा जा सके, इन जो बांसों को काटा जा सके। और ये बातें लिखी किसने थी, ये शासकों के बारे में लिखी थी जो मोरक्को के यात्री इब्न बतूता थे उनके द्वारा। अब चंगेज खां के बारे में क्या कहा गया है, जो चंगेज खां कौन थे, पहली बात तो मंगोल थे, और मंगोलों को आक्रमण दिल्ली सल्तनत पे हुआ था 1219 में। इन्होंने क्या किया, जो चंगेज खां थे, पहले तो इसने किस 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 पर, उत्तरी पूर्वी जो ईरान है, ईरान का जो ट्रांस ओक्सियाना जो है, अब उसका नाम उज्बेकिस्तान है आज के सेंस में, तो उस पर हमला करके चंगेज खान ने 1219 में उज्बेकिस्तान जो ट्रांस ओक्सियाना के नाम पे से था ईरान का, उस पर हमला किया। और फिर इसके बाद वो दिल्ली सल्तनत में उसने मतलब दिल्ली सल्तनत वहाँ से आके दिल्ली सल्तनत पे आके और उसने हमला किया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद जो तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे, मतलब कई बार मंगोलों ने जो मतलब यहाँ पे आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत पे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती हो गया थी। जो चंगेज खां और जो मंगोल इन पर बार बार आक्रमण कर रहे थे, उनसे निपटने के लिए सुल्तान को एक बड़ी सेना मतलब स्थापित करनी पड़ी थी। किन किन को, मेनली जो सेना पर काम किया था वो खिलजी वंश ने किया था और तुगलकों ने किया था। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में क्या सीन था, मतलब अंतिम क्षण पे, तो आप पाएंगे कि तुगलक वंश में जो 1526 में क्या था, बाबर की एंट्री हो गई थी और मुगल वंश आ गया था 1526। तो तुगलक वंश के बाद जो 1526 तक दिल्ली एवं आगरा पर सैयद एवं जो लोधी वंश का शासन रहा, मतलब उस टाइम पे जब मुगल आए थे उस टाइम पे आगरा पर तो किसका, सैयद का और लोधी वंश का राज्य रहा था। और जो जौनपुर थे, अब ये कुछ क्षेत्र दे रखे हैं, जौनपुर हो गया, बंगाल हो गया, मालवा, गुजरात, राजस्थान, और इस मतलब पूरा जो दक्षिण भारत था, ये जो क्षेत्र हो गया दक्षिण भारत का क्षेत्र हो गया, यहाँ जौनपुर, बंगाल, राजस्थान, मतलब ये बीच बीच का जो भी एरिया था, यहाँ पर स्वतंत्र शासन उठ खड़े हुए थे। ये 15वीं और 16वीं शताब्दी की बात हो रही है। इन राजधानियाँ, चूंकि राजधानियाँ समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे, इस काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासक समूह उभरे थे। अब ये जो काल था 15वीं एवं 16वीं शताब्दी का, मतलब लगभग 1400 से लेके 1526 जब मुगलों की एंट्री हुई तब तक, इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे थे जो शक्तिशाली थे, मतलब छोटे भी राज्य थे जो लेकिन शक्तिशाली होते थे। उनका शासक जो जो शासन वे करते थे बहुत कुशल एवं सुव्यवस्थित तरीके से चलता रहा। जो शेर शाह, इसी प्रकार से एक शासक जो है, इस शासक जो है उसका उसका वर्णन दिया हुआ है, जो शेर शाह सूर है, उन्होंने सूरवंश की स्थापना की थी 1540। कहाँ का शासक था, ये जो बिहार है, वो अपने चाचा के एक छोटे से इलाके का प्रबंधक था। बिहार में इनके कोई चाचा के द्वारा दिया गया एक छोटा सा इलाका है, उसके प्रबंधक थे शेर शाह सूरी। और इन्होंने मतलब मतलब इतनी उन्नति की, मतलब इतनी प्रोग्रेस इन्होंने की कि बाद में इन्होंने क्या किया, जो दिल्ली के मुगल जो सम्राट थे हुमायूं, हुमायूं को जो 1555 से 1540 में इन्होंने परास्त किया था 2 बार। मुगल सम्राटों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 4 मुगलों से संबंधित है। तो जो ये जो थे शेर शाह जो थे, जिन्होंने सूरवंश की स्थापना कर दी थी दिल्ली में, कब की थी, किसको हरा के, वो जो हुमायूं को 1540 में हराया था और 1555 तक सूरवंश रहा था दिल्ली पर। तो शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को अपना स्वतंत्र राजवंश स्थापित कर दिया था। ये एग्जाम्पल इसलिए मिला कि जो छोटे छोटे राज्य थे ना, वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत तक कब्जा कर दिया था, मुगलों तक कब्जा कर लिया था। सूरवंश में केवल 15 वर्ष 1540 से और 55 तक शासन किया था, लेकिन इसके जो इस प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाया, मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी के शासन व्यवस्था में चलते आ रहे थे उन व्यवस्था को इन्होंने अपनाया। जैसे जैसे सूबेदार वाला हो गया, इक़्तिदार, ये वाली व्यवस्थाएं, तो जो अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्था थी उनको अपना के उसको जो व्यवस्थाओं को और चुस्त बना दिया। अब जब अकबर का जो शासन आया था 1556 से 1605 तक जो थे मुगल सम्राट अकबर, जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर जरूर आप ज्वाइन करना उसको। ये जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया, मतलब जब अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था ही अपनाई थी। मतलब कि जो शेर शाह ने प्रशासन व्यवस्था अपने 15 साल के शासनकाल में रखी थी,
उसका जो उसको मतलब कॉपी किसने भी किया था, जो अकबर थे 1556 से 1605 तक, उसके कई प्रतिमानों को बादशाह अकबर के द्वारा भी अपनाया गया था। तो ये चैप्टर था दिल्ली सल्तनत के बारे में, इसमें हमने जाना और अनेक वंशों के बारे में, अनेक राजाओं के बारे में जाना। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से एक एक और राजाओं के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे। तो ये कुछ वंश वगैरह तो हमने ये चैप्टर डिस्कस किया। आई होप ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, कोई भी क्यूरी नहीं रही होगी। मिलते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जो किसका है, इसमें मुगलों के बारे में, क्योंकि ये जो बुक है 7th क्लास की, ये धीरे धीरे चूँकि 6 की इंपॉर्टेंट थी, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट लेती जा रही है, इम्पोर्टेंट भाग के रूप में आती जा रही है। अब जिसके बाद में मिडवल, ये मिडवल का पोर्शन चल रहा है। तो आई होप आपने शुरुआत से जुड़े होंगे, तो आगे भी हम ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर, और अपनी क्यूरी वगैरह कुछ भी हो तो वो ज़रूर देना। वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।